अगर हम प्लेन हाईजैकिंग की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इंडिया में हुए प्लेन हाईजैक, जिसकी अगर लिस्ट निकाली जाए तो वो काफ़ी लंबी होगी। जिसको नहीं पता कि प्लेन हाईजैक क्या होता है, उसको मैं एक बेसिक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। प्लेन हाईजैक, जिसे हम लोग एयरक्राफ्ट हाईजैक और एयर रॉबरी भी कहते हैं, यह एक ऐसा क्राइम है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप किसी प्लेन को हाईजैक कर लेता है और उसके पायलट को फोर्स करता है अपने हिसाब से उड़ाने को। और बहुत ही रेयर केसेस में ये देखा गया है कि खुद हाईजैकर्स ही पायलट होते हैं। उन्हीं को हम लोग सुसाइड अटैकर्स कहते हैं। सुसाइड अटैक को मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहता हूँ। आपको 9/11 अटैक तो याद ही होगा, जो अमेरिका में 4 टेररिस्ट के द्वारा किया गया था, और वो टेररिस्ट अलकायदा ग्रुप के थे। और इस प्लेन हाईजैकिंग के बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि उसका ऑफिशियल पायलट और को पायलट ही प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। और ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये लोग एक प्लेन को हाईजैक करके उनकी गवर्नमेंट से कुछ ऐसी डिमांड रखते हैं जो उनके काफ़ी काम आए। जैसे वो काफ़ी सारी मनी की डिमांड कर सकते हैं, और वो अपने ही ग्रुप के कुछ हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को छुड़ाने की डिमांड रखते हैं। इंडिया में पहला प्लेन हाईजैक 30 जनवरी 1971 को हुआ था। 30 जनवरी 1971 को इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन, जिसका नाम गंगा था, जो जम्मू एयरपोर्ट से श्रीनगर एयरपोर्ट तक जा रही थी, उसको 2 कश्मीरी सेपरेटिस्ट ने हाईजैक किया और प्लेन के पायलट को फोर्स किया कि वो उस प्लेन को लाहौर पे उतारे। और लाहौर में उतारने के बाद उन्होंने सारे पैसेंजर्स को रिलीज़ किया, उस प्लेन को आग लगाई और आग लगाने के बाद फिर उसको उड़ा दिया। जिसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1976 तक एयर ट्रैवल बैन हो चुका था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्लेन को लाहौर में लैंड कराने के बाद कुरैशी और उसके कजिन को एज अ हीरो ट्रीट किया गया, लेकिन बाद में उनको कस्टडी में ले लिया गया और पाकिस्तान में जेल में बंद कर दिया गया। और 9 साल पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद वो नीदरलैंड चला गया, जहां पर वो 20 साल रहा और वहां की सिटीजनशिप भी पाली। और 29 सितंबर 1981 को एक और प्लेन को हाईजैक किया गया सिखों के द्वारा, जो कि अमृतसर से दिल्ली जा रही थी, जहां पर उन सिखों ने प्लेन को लाहौर में उतारा। और वही पाकिस्तान ने SSG कमांडो का यूज़ करके सारे पैसेंजर्स को फ्री कराया और प्लेन को खाली कराया। लेकिन जो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक हाईजैकिंग है, वो है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग, जो काठमांडू से दिल्ली की तरफ जा रही थी, जिसमें 180 से भी ज़्यादा पैसेंजर थे। क्योंकि हाईजैकर्स के पास प्लेन उड़ाने की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने कैप्टन शरण को कहा कि वो प्लेन को दिल्ली के बजाय उसके कहीं और अल्टरनेटिव पे उतारें। तो शरण ने कहा कि ऐसा बस एक ही जगह है, मुंबई। लेकिन हाईजैकर्स ने मुंबई को मना कर दिया और कहा कि वो लाहौर पे उतारें। और पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से उनको मना कर दिया गया लैंड कराने, और प्लेन को अमृतसर के एयरपोर्ट पे लैंड कराया गया। और उसके बाद प्लेन को काबुल की तरफ उड़ा लिया गया। लेकिन काबुल का एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं था कि उस एयरप्लेन को वो लैंड करा सके। इसकी वजह से काबुल से उड़ा करके उसको दुबई ले जाया गया। और दुबई ले जाने के बाद हाईजैकर्स ने एक बच्चे और कई बूढ़े और औरतों को छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना फाइनल डेस्टिनेशन तय किया, कंदहार, अफगानिस्तान। और 25 दिसंबर को इंडियन एयरलाइन ने उनको एक रिलीफ भेजा। इसमें 27 पैसेंजर को वापस लाया गया सही सलामत, जिसमें रुपिन कात्याल और सतनाम सिंह भी शामिल थे, जिनको मार दिया गया था दुबई एयरपोर्ट में। इंडियन गवर्नमेंट और हाईजैकर्स के बीच में नेगोशिएशन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कवर्ड ऑपरेशन अफगानिस्तान में करने से मना कर दिया था, और अपने सैनिकों को भी मना कर दिया था कि वो भी ऐसा नहीं कर सकते। और इसी के कारण कि कोई सैन्य कार्रवाई ना हो उस प्लेन के साथ, तालिबान गवर्नमेंट ने प्लेन के अगल बगल में टैंक्स खड़े करवा दिए। लेकिन तालिबानी ऑफिशियल्स ने इंडिया को यह भरोसा दिलाया कि वो उन हाईजैकर्स को कहेंगे नेगोशिएट करने के लिए और अपने हथियार टालने के लिए। तो जैसा कि हाईजैकर्स की डिमांड थी कि उनके ग्रुप के 36 टेररिस्ट को इंडिया की जेलों से रिहा किया जाए, लेकिन इंडिया ने इस डिमांड को इनकार करते हुए मना कर दिया। जिसके बाद वो ऐसा करते करते 36 टेररिस्ट थे 3 टेररिस्ट पे आ गए। और वो 3 टेररिस्ट जो इंडिया की जेलों में बंद थे, उनका नाम है, पहला मौलाना मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का फाउंडर है, जिसने 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में भी अटैक करवाया था, और 2008 मुंबई अटैक में भी उसका हाथ था, और यहाँ तक कि 2019 पुलवामा अटैक में भी उसी का हाथ था। और दूसरा अहमद उमार सईद शेख, जिसका हाथ 9/11 यूनाइटेड स्टेट्स अटैक में भी था। और तीसरा है मुश्ताक अहमद, जो कि POK में इस्लामिक मिलिटेंट्स को ट्रेन करता है। और यह इंसिडेंट BJP गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर बताया गया, जिसके उद्देश्य में प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजीत डोवाल कहते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक फेलियर है, क्योंकि उतनी समय हमारे अगर संबंध US और UAE के साथ अच्छे होते तो वो आराम से अपने पैसेंजर्स को बिना किसी मुसीबत के वहाँ से निकाल लेते। और 1999 के इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद अब तक ऐसा कोई बड़ा प्लेन हाईजैकिंग नहीं हुआ है इंडिया में, खासकर 2001 प्लेन हाईजैकिंग।
जो कि एक फाल्स अलार्म था। वो बस यूज़ किया गया था प्लेन की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए। और बाकी अगर इसके बारे में हमको डिटेल में जानना है, जिसी के ऊपर अभी आज एक फिल्म भी रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है बेल बॉटम, और अक्षय कुमार एज ए लीड उसमें रोल कर रहे हैं। तो देखना ये है कि उस पिक्चर में कितना रियल दिखाया गया है, कितना अनरियल दिखाया गया है। तो आज हो रही पिक्चर को शायद एक बार देखने से हमको और इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिल सके। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इस मूवी का, बट एज ए इंसिडेंट हम लोग को ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।